नमस्कार दोस्तों, सीकर हब क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम एसएससी जीडी 2024 में पूछे हुए कुछ इंपॉर्टेंट सवाल देखने वाले हैं। तो भैया आपको करना क्या है, जैसे ही आपके सामने सवाल आता है, आपको वीडियो पॉज करके उसका उत्तर निकालना है और उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला सवाल आपके सामने है, ध्यान से सवाल को पढ़ना है और उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। देखो पहला सवाल आपको क्या बोला है, यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो निकालना क्या है भैया, घन का आयतन निकालना है। अब घन के आयतन का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए और घन का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। तो घन के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भैया, 6a² होता है। 6a² की वैल्यू आपको 600 दे रखी है, तो यहां से आप ए निकाल सकते हो। 6 का भाग 600 में दोगे कितनी बार जाएगा, 100 बार। a² बराबर 100 आ गया, तो a की वैल्यू क्या है भैया, 10 होगी। ये तो पता है आपको। a² बराबर 100 है तो a की वैल्यू क्या होगी, 10 होगी। अब आपको आयतन निकालना, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है भैया, a³ होता है। a की वैल्यू 10 है, 10 का क्यूब क्या होगा, 1000 हो जाएगा। तो उत्तर क्या आ गया भैया, 1000 आ गया। पहला ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल आपके सामने है, ध्यान से सवाल को पढ़ना। यदि 18 आदमी एक काम को 13 दिन में कर सकते हैं, 18 आदमी 13 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं, तो 54 आदमी उसी काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। तो ये कौन सा फॉर्मूला काम मिलेंगे, M1D1 बराबर M2D2 काम मिलेंगे। बताइए तो सबको। M1D1 बराबर M2D2 होता है। तो M1 आदमी की संख्या कहती है, 18 आदमी 13 दिन में जो काम करते हैं वो 54 आदमी कितने दिन में करेंगे, ये आपको निकालना था। 18 का भाग देंगे 54 में, कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 इधर है तो इधर भेजेंगे तो भाग में आ गया, 13/3 आ गया। एक्स का मान क्या आ गया, 13/3 दिन। कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड नंबर वाला। समझ गए क्या, आसानी है, कर सकते हो। चलते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल आपके सामने है, ध्यान से उत्तर देना भैया। किसी वार्षिक ब्याज दर पर एक साधारण ब्याज पर एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी, तो आपको क्या निकालनी है, दर निकालनी है ना। क्या निकालनी है इसमें, दर निकालनी है। आपको क्या निकालना है, दर निकालना है। देखो 3 गुना हो जाती है कोई राशि। 3 गुना कब होती है, सपोज करो आपने किसी को 100 रुपए दिए हैं। कितने रुपए दिए हैं, 100 रुपए दिए हैं। अगले ने आपको 300 रुपए वापस दिए हैं, तभी तो राशि 3 गुनी होगी। आपने किसी को 100 रुपए दिए हैं, अगले ने आपको 300 रुपए वापस दिए हैं, तभी तो आपके पास में राशि क्या होगी, 3 गुनी होगी। 300 रुपए अगला कब देगा, एक तो आपको 100 रुपए जो आपने दिए हैं वो देगा, साथ में 200 रुपए ब्याज के देगा। हाँ यार, 100 रुपए आपने दिए हैं वो देगा, साथ में 200 रुपए ब्याज के मिला के देगा, तभी तो राशि 3 गुना होगी। तो भैया साधारण ब्याज क्या हो गया, 200 रुपए हो गया। ऐसा ही क्या आ गया, 200 रुपए आ गया। यदि मूलधन क्या है, 100 रुपए है, तो ब्याज क्या है भैया आपका, 200 रुपए है। इतनी बात समझ गए क्या। अब देखो, एसआई और आर और टी में क्या संबंध होता है। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, देखो बता देता हूँ। एसआई बराबर क्या होता है, R/T% होता है। ऐसा ही बराबर क्या होता है, R/T% होता है। ऐसा ही क्या है भैया, 200 रुपए है, 200 लिख दिया। आर की वैल्यू निकालनी है, टी की वैल्यू आपको क्या दे दी भैया, 5 साल दे दी, 5 लिख दिया। बस 5 का भाग देना था 200 में, कितनी बार जाएगा, 40 बार चला गया, तो आर की वैल्यू आ गई। आसानी है, कर सकते। चलते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल आपके सामने है, बताओ क्या उत्तर होगा इसको। देखो किसी धनराशि पर 30% वार्षिक दर से, यानी आपको आर की वैल्यू दे रखी है 30%, 2 वर्ष के लिए समय दे दिया, 2 वर्ष। चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 5400 है, यानी आपको डिफरेंस कितना दे रखा है, 5400 दे रखा है। तो निकालना क्या है, वह धनराशि कितनी है, मूलधन निकालना है, पी की वैल्यू निकालनी है। इतनी बात समझ के सवाल को पढ़ के। आपको दर दे रखी है, समय दे रखा है, साथ में चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर दे रखा है। तो आपको धनराशि निकालनी है, यानी मूलधन आपको निकालना है। तो देखो यदि समय 2 साल हो और डिफरेंस की बात करेंगे तो कौन सा फॉर्मूला काम में लोगे, डी बराबर क्या होता है भैया, P/R/100 का होल स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला काम में लोगे, डी बराबर P/R/100 का होल स्क्वायर। डी की वैल्यू क्या है भैया, 5400 दे रखी है, तो 5400 लिख देंगे यहाँ पे। पी लिख दिया यहाँ पे। आर कितना है, 30 है, तो 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900 हो गया, बटा 100 का स्क्वायर करोगे तो 100 × 100 कर देता हूँ। 2 जीरो से 2 जीरो चलेगी। 9 से काटेंगे 54 को, कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। 9×6 = 600 आ गया। यहाँ पे 100 क्या है, भाग में इधर आएगा तो गुणा में, तो 600 क्या आ गया, 2 जीरो और लगा दोगे तो कितना हो गया भैया, 60,000 हो गया। तो मूलधन क्या है, 60,000 रुपए है। कर सकते हैं, सिंपल ही है। चलते अगले सवाल में। अगला सवाल आपके सामने है, ध्यान से सवाल को पढ़ना कि 7200 रुपए, 7,200 रुपए को पी, क्यू और आर में इस प्रकार से बांटना है कि पी के हिस्से का 6 गुना, यानी पी के हिस्से का 6 गुना, पी गुना 6 कर देता हूं, क्यू के हिस्से का 2 गुना के बराबर है। किसके बराबर है, क्यू के हिस्से का 2 गुना के बराबर है, जो कि आर के हिस्से का 3 गुना के बराबर है। बराबर कर देता हूं मैं, आर के हिस्से का 3 गुना के। तो क्यू का हिस्सा निकालना आपको, आपको किससे मतलब है, क्यू से मतलब है। तो देखो 6 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है, 3 है। 6 2 3 आ रहा है, तो तीनों का एलसीएम ले लो आप। क्या हो गया, अभी ये 12 हो गया, तो 12 से भाग दे दो सबको। क्या करोगे, 12 से भाग दे देंगे। जैसे आप 12 से भाग दोगे क्या हो गया,
P बटा 2 हो गया, यहाँ पे Q बटा कितना हो गया 6 हो गया, और R बटा क्या हो गया 4 हो गया। इतना काम कर लोगे। इसका मतलब P को मिलेंगे 2 रुपए, Q को मिलेंगे 6 रुपए और R को मिलेंगे 4 रुपए। समझ गए? तो 2, 6, 4 इन टोटल कितने रुपए मिल रहे हैं? 12 यूनिट मिल रहे हैं। ये मान लीजिए 12 यूनिट आप इनको रुपए देने हैं। 12 यूनिट की वैल्यू क्या है भैया? 7200 रुपए दे रखी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? भाग दीजिए 12 का, कितनी बार जाएगा? 600 बार। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? 600 रुपए आ गई। आपको क्यू को क्या देना है? 6 यूनिट देना है। तो भैया 600 को 6 से गुणा करोगे कितना हो गया? 3600 हो गया। उत्तर क्या आ गया आपका? डी नंबर का। कर सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल आपके सामने है कि अमर, समर और उमेश मिलकर एक किताब को 15 दिन में पूरा पढ़ सकते हैं। देखो अमर है, एक समर है, एक उमेश है, वो मिलकर किसी किताब को 15 दिन में पूरा पढ़ सकते हैं। जबकि अमर और समर मिलकर उसी किताब को 30 दिन में पूरा पढ़ सकते हैं। अमर और समर मिलकर उस किताब को 30 दिन में पूरा पढ़ सकते हैं। तो उमेश अकेले उसी किताब को कितने दिन में पूरा पढ़ सकते हैं? देखो भैया 15 और 30 का एलसीएम ले लो, कितना आ गया? 30 आ गया। 15 का भाग 30 में देंगे 2 बार जाएगा, 30 का भाग 30 में देंगे 1 बार जाएगा। इतना काम कर लिया। अब आप ये बताओ मेरे को कि अमर, समर, उमेश है वो एक दिन में 2 यूनिट कार्य कर सकते हैं। अमर और समर है वो एक दिन में 1 यूनिट कार्य कर सकता है। इसका मतलब उमेश एक दिन में कितना कार्य करेगा? 1 यूनिट कार्य कर सकता है। हाँ या ना? तो 1 यूनिट कार्य कर सकता है। करना कितना है भैया? 30 यूनिट कार्य करना है। तो 30 में आप 1 का भाग दोगे तो 30 दिन आ जाएगा उत्तर। सिंपल ही तो है भी। चलते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल आपके सामने है कि नीरज धीरज से 4 गुना अधिक कुशल है। देखो नीरज है वो धीरज से 4 गुना अधिक कुशल है। इसका मतलब नीरज की एफिशिएंसी 4 है और धीरज की एफिशिएंसी 1 है। हाँ या ना? वे साथ में मिलकर एक काम को 44 दिन में पूरा करते हैं। तो ये 44 दिन में कार्य पूरा कर रहे हैं, तो कार्य कितना है वो बताइए? पहले टोटल वर्क बताना आपको। तो टोटल वर्क कैसे करोगे? दिन को आपको एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो दिन तो कितने हैं? 44 है। एफिशिएंसी क्या है? दोनों जने वे साथ में मिलकर की बात कर रहा है। ये एक दिन में करता है 4 यूनिट कार्य, ये करता है 1 यूनिट कार्य। तो एफिशिएंसी क्या है दोनों की? 5 यूनिट है। तो 44 को आपको 5 से गुणा करना पड़ेगा। ये क्या है भैया? टोटल वर्क आ गया आपके पास, कुल कार्य आ गया। आपको निकालना क्या है? नीरज को अकेले उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? नीरज एक दिन में कितना यूनिट कार्य करता है भैया? 4 यूनिट कार्य करता है। तो ये पूरा करने में कितना टाइम लगेगा? 4 का भाग दे दो। 44 में 4 का भाग देंगे 11 बार जाएगा। 11 को 5 से गुणा करोगे 55 दिन आ गया। आसान तो सवाल है, कर सकते हैं ना? अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि 8 दिनों तक काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि अभी तक केवल 10% काम पूरा हुआ है। देखो 8 दिन तक राखी काम करती है तो काम कितना करती है? 10% काम करती है। 8 दिन में 10% काम करती है। इसका मतलब पूरा काम करने में कितना समय लगेगा भैया? 80 दिन का समय लगेगा। इतनी बात समझ गए? 8 दिन में 10% काम करती है तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा? 80 दिन का समय लगेगा। वह पूनम को काम पर रखती है जो राखी से 20% अधिक कुशल है। यहां से पूनम और राखी की एफिशिएंसी मिल जाएगी आपको। पूनम है वो राखी से 20% अधिक कार्य कुशल है। इसका मतलब पूनम यदि राखी यदि 100 काम करती है तो पूनम कितना काम करेगी? 120 काम करेगी। हाँ या ना? इतनी बात समझ गए? काटेंगे तो क्या आ गया? 6:5 हो गया। अब ध्यान से सवाल को पढ़ना कि शेष काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन और लगेंगे? शेष काम बोला है। राखी ने 8 दिन काम कर लिया और कितना काम किया है? 10% काम कर दिया। यानी 80 दिन में से 8 दिन उसने काम कर लिया। कितना दिन के काम बच गया? 72 डेज के काम बच गया। हाँ या ना? तो टोटल वर्क कैसे निकालोगे? वही दिन को किससे मल्टीप्लाई करना है? एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करना है। दिन कितने हैं भैया? 72 दिन है। एफिशिएंसी राखी है उसकी एफिशिएंसी क्या है भैया? 5 है। तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। राखी का ही तो निकालना है। तो 72 गुना 5 कर दिया तो टोटल वर्क कितना आ गया भैया? 360 आ गया। अब काम कौन करेगा? राखी और पूनम मिलकर करेंगे। राखी और पूनम की एफिशिएंसी क्या है भैया? 6 और 5 यानी कितने हो गए? 11। कितने दिन लगेंगे? 360 बटा 11 दिन लगेंगे। सिंपल ही है। यदि आपने थोड़ी भी प्रैक्टिस कर रखी है तो आपको सिंपल लगेंगे ये सवाल, कोई हार्ड नहीं है ज्यादा सवाल। चलते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल आपके सामने है कि 44 आम। अगला सवाल आपके सामने है कि 44 आम, 121 केले और 11 सेब है। उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हो, प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार का फल हो। तो पंक्तियों की न्यूनतम संख्या निकालनी है भैया। न्यूनतम संख्या निकालनी हो तो क्या करना होगा भैया? एचसीएफ निकालना पड़ेगा। ये किसका सवाल है? एचसीएफ का सवाल है। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो 44, 121 और 11 का एचसीएफ क्या हो जाएगा भैया? 11 हो जाएगा। ये तो सबको पता चल रहा है साफ साफ। 11 का भाग ही जाएगा इनमें सब में, तो 11 क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। अब ये बताओ आम की कितनी पंक्तियां बनेगी? 4 पंक्तियां बनेगी। 44 में आप 11 का भाग दोगे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 121 में आप 11 का भाग दोगे 11 पंक्तियां इसकी बनेगी और एक पंक्ति इसकी बनेगी। जोड़ लीजिए इनको, कितना हो गया भैया? ये 16 हो गया। तो 16 आपका उत्तर हो गया। सिंपल सी बात है। अगला सवाल है
कि एक व्यक्ति को 85 रुपए में 50 जूते बेचने पर 15% की हानि होती है। क्या कर रहा है भैया? 85 रुपए में 50 जूते बेचने पर 15% की हानि हो रही है। 35% का लाभ अर्जित करने के लिए 50 जूतों का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? तो भैया इस सवाल में बस एक ध्यान रखना, एक बात का ध्यान रखना है कि जो रुपए होते हैं वो हमेशा ऊपर लिखने होते हैं। रुपए है वो हमेशा ऊपर लिखने होते हैं और अपन इसको अनुपात से हल कर लेंगे। देखो 85 रुपए है तो यहाँ पे लिखा 85। 85 रुपए में कितने जूते बेचे हैं? 50 बेचे हैं। इतना काम कर लिया। रुपए हमेशा ऊपर लिख देना। 85 रुपए में 50 जूते बेचे हैं तो 15% की हानि हुई है। 15% की हानि को आप 100 से कंपैरिजन कर लीजिए। यानी 100 रुपए पर आपको 15% की हानि होगी। इसका मतलब कितने में बेच दिया आपने? 85 में बेच दिया। समझ गए? 85 रुपए आप ऊपर तो लिखोगे 85, नीचे लिखोगे 50। इतना काम कर लिया। 15% की हानि हो रही है तो भैया 100 में से 15 माइनस कर लोगे, 85 आ गया। इतना काम कर लिया, फिर समानुपात लगाओगे। 35% का लाभ प्राप्त करने के लिए 50 जूतों का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? यानी कितने रुपए में मैं 50 जूते बेचूं कि मेरे को क्या हो जाए? 35% का लाभ हो जाए। इसका मतलब 135 लिखना है। 100 में 35 जोड़ देना, 135 हो गया। इतना काम कर लोगे। अब बस इतना ही काम करना था इस सवाल में। अब तो आपको गुणा भाग करना है। आपको इससे गुणा कर देना, इन दोनों को आपस में गुणा कर देना और इन दोनों को आपस में गुणा कर देना। तो 85/50 गुणा 135 बराबर क्या हो गया? 85 गुणा x/50 हो गया। 85 से 85 चला गया, 50 से ही 50 चला गया। x की वैल्यू क्या आ गई? 135 आ गई। 135 आपका उत्तर आ गया। अब ये तरीका है, ये हर कंडीशन में अप्लाई हो जाएगा। इसलिए ये सवाल इस तरीके से मैंने इस सवाल को बता दिया। बाकी तरीके बहुत सारे हैं। ये तरीका हर सवाल पे अप्लाई होने वाला है। इसलिए मैंने ये तरीका आपको बताया।